नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनावों की सरगर्मियां अब से ही तेज होना शुरू हो गई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और उनके नेता जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। आज हम पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की राजनीति पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, मेरे मित्र और पत्रकार प्रेमदान देथा हैं और बाड़मेर की राजनीति को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं करेंगे। बाड़मेर की पृष्ठभूमि के बारे में अगर क्लियर कर दें तो बाड़मेर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से वर्तमान में 6 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक बीजेपी के। और अब चुनावी हलचल शुरू होने के साथ ही सभी के सभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि सभी विधायक एक बार फिर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में कई नए नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, कई नए चेहरे भी सामने आए हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जो विधायक जीते हैं उनके सामने जो प्रत्याशी थे वो तो सक्रिय है ही, इसके अलावा कई अलग अलग चेहरे भी इस बार विधानसभा चुनाव में सामने आ रहे हैं। प्रेमदान जी से कई सारी बातें करेंगे। प्रेमदान जी, बाड़मेर की राजनीति पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है, क्योंकि बाड़मेर की कई ऐसी विधानसभाएं हैं जिनके जो चुनाव होते हैं काफी चर्चाओं में रहते हैं और उस पर नजर जो है बड़े बड़े नेताओं की रहती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है उसको लेकर भी बाड़मेर के जो विधायक होते हैं वो काफी अहम भूमिका निभाते हैं। उसका कारण ये है कि बाड़मेर में दोनों पक्ष हैं, जो दोनों दल है राजनीतिक, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, उनके एक पार्टी के हर बार अधिक विधायक जीत कर जाते हैं। और पिछली बार भी ऐसा हुआ, कांग्रेस के 6 विधायक थे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी काफी दारोमदार उन 6 विधायकों पर रहा है। इस बार की राजनीति में क्या लगता है, काफी बड़ा पलटवार होने वाला है या फिर पिछले जो चुनाव हुए कहीं ना कहीं उनकी तर्ज पर होने वाला है? देखिए, इस बार के राजनीतिक अगर परिदृश्य से अपन लोग बातचीत करें तो इस बार का राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदला सा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तासीन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जिस तरीके का कामकाज किया है वो अपने आप में तैयार है कि हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है, हम वापस जनता के पास में जाएंगे। लेकिन अगर राजस्थान की राजनीति की हम बात करें तो राजस्थान की राजनीति में यह चीज ट्रेंड के रूप में चलती है कि एक बार कांग्रेस आती है तो दूसरी बार भाजपा। तो ऐसे में भाजपा अपने आप में बहुत आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार जो भी टिकट हम लोगों टिकट के लिए उनकी दौड़ भाग चल रही है कि टिकट मिल जाए तो जीतना तो तय है। लेकिन इस बार इस तरीके का चुनाव होना नहीं है, क्योंकि इस बार के राजनीतिक परिदृश्य से बातचीत अगर अपन करें तो इसमें सबसे अहम जो जिम्मेदारी और अहम जो भूमिका रहने वाली है वो राजनेताओं के टिकट वितरण के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि इस बार कई समीकरण चेंज होंगे। राजनीति में अगर बात करें तो हर क्षण समीकरण चेंज होते रहते हैं, तो इस बार कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में भी कई तरीके के उथल पुथल है। क्योंकि इस बार बीजेपी की अगर अपन बात करें तो बीजेपी में वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के एक वर्चस्व की लड़ाई अपन कह सकते हैं कि वो दोनों टकराव की स्थिति में चल रहे हैं। तो उसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव की साफ साफ स्थितियां हैं। प्रेमदान जी, मैं एक चीज आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि बीजेपी की आपने बात की, तो बीजेपी में वसुंधरा राजे और शेखावत साहब के अलावा एक और नया एक और चेहरे की बात करें तो सतीश पूनिया भी होड़ में है। और कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा सीपी जोशी का भी नाम चर्चाओं में। तो कहीं ना कहीं ये दो जो नए चेहरे, इस बार नए चेहरा मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि इनकी टक्कर तो थी। हालांकि सतीश पूनिया जी का नाम जो है वो होड़ में था और सीपी जोशी का नाम अभी बीच में उभर कर आया, हालांकि कुछ साल पहले भी आया था। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव नहीं रहेगा मुद्दा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सतीश पूनिया जो है वो राजस्थान की राजनीति में प्रदेशाध्यक्ष है और बीजेपी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आज की अगर अपन राजनीतिक परिदृश्य से बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ये कहा कि राजनीति हर क्षण बदलती है, तो ऐसे में पार्टी अपने आप में ये डिसीजन हो सकता है ले ले कि दोनों की लड़ाई है, तो इस चक्कर में हम एक निर्विवादित व्यक्ति को ले आते हैं। तो सतीश पूनिया जी इसमें अपने आप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ में अगर अपन बात करें तो ओम बिरला जी का भी नाम कहीं न कहीं
चर्चाओं निश्चित में रूप है। से, बिल्कुल। तो ऐसे में ओम माथुर की भी नाम चर्चाओं में, ऐसे कई नाम है जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित भी करते हैं और उनका नाम। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में एक अहम भूमिका आने वाले समय में, कोई भी एक निर्विवादित व्यक्ति की बात अगर करें तो एक प्रदेश में यूपी के प्रदेश संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल भी कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर केंद्र की बात करें तो वहां बहुत दबदबा भी रखते हैं और अभी भाजपा का उनके ऊपर अच्छा, पूरा विश्वास भी है। एक बात ये भी सामने आई है कि अमित शाह अपने बेटे को राजस्थान में प्रमोट कर सकते हैं, उनको इस बार चुनावों में ले आएंगे। इसमें कितनी सच्चाई प्रेमचंद जी, आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, अमित शाह राजस्थान में अपने बेटे को लेके आए और यहाँ पर राजनीति में वो सक्सेस हो जाए, यह मुझे जहां तक दिखता है कि धरातल के स्तर पे नहीं हो सकता संभव, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति है वो जातिगत आधार पे चलती है और जातिगत आधार पे अपन बात करें तो यहाँ सक्सेस होना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर अपन बात करें पिछले लोकसभा चुनाव में जहां पर सीएम के पुत्र वैभव गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे और साफ तौर से ये दिख रहा था कि भी वैभव गहलोत जीत जाएंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से उनको हारना पड़ा। अगर बाड़मेर की राजनीति की बात करें तो मानवेंद्र सिंह जिस समय कांग्रेस से टिकट लेके आए थे उस समय बिल्कुल परिदृश्य अलग था कि एक तरफा जीत हो रही थी, लेकिन जनता ने बिल्कुल उलट किया और उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। तो यहाँ आके सक्सेस होना अपने आप में बहुत ही बिल्कुल एक जटिल है। बिल्कुल सही बात है। चलो, अपन ने प्रदेश की बात की, अपन अभी बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में सबसे पहले अगर विधानसभा की बात करें जो हर चुनाव में चर्चाओं में रहती है और वो हॉट सीट होती है, वो है शिव विधानसभा। शिव का इस बार का समीकरण ये ऐसा लग रहा है कि अमीन खान जी अपने परिवार से किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद जी हैं, वो भी इसी होड़ में हैं। और इसके अलावा सम्मा बानो का भी नाम कांग्रेस से दावेदारी के रूप में आ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो खुमान सिंह सोडा का नाम है, स्वरूप सिंह खारा का नाम है, और इस बार जो एक नया चेहरा सामने उभर कर आया है रविंद्र सिंह भाटी हैं। और इसके अलावा जो प्रधान प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश जानी, प्रधान प्रतिनिधि, वो भी उनका भी नाम है उदाराम मेघवाल। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कई बार ऐसे बयानों में कहा कि मैं इस बार शिव से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं शिव विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके चुनाव लगता नहीं कि काफी चर्चाओं में रहने वाले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि शिव का जो चुनाव होगा इस बार का बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि कई राजनीति में कई जो दृश्य है वो अपने को अलग देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ नेता जो है वो अपना पाला बदल करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं सामने आती है। और अपन जो आज की तारीख में जिनके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं उनसे उलट कोई दूसरा नाम सामने आ सकता है। जालम सिंह रावलोत का भी है। जैसे अगर अपन बात करें मानवेंद्र सिंह है तो उनका भी नाम कहीं शिव से जोड़ा जाता है और शिव की जनता भी इस बात को लेकर गाहे बजाए ये बात कहती है कि मानवेंद्र सिंह आ सकते हैं। तो ऐसे में कई चीजें हैं, क्योंकि देखिए अमीन खान का जो अपने आप में वर्चस्व शिव के अंदर है वो पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और हर गांव के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे एक सदस्य से उनकी व्यक्तिगत पहचान नहीं हो। तो वो बहुत ही इजी गोइंग इस बार का टिकट छोड़ दे, अपने परिवार को नहीं दे, ये अपने आप में देखने को कम मिलता है। लेकिन सबसे इसमें अहम भूमिका जो है वो टिकट के प्रबल दावेदार, क्योंकि अमीन खान के भी विश्वस्त है और वो है फतेह मोहम्मद जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और पूरी पार्टी उन्हें लाइक भी करती है। तो और सबसे बड़ी बात भी, अगर हो सकता है अमीन खान उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे दे तो फतेह खान मजबूत कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं। लेकिन नो डाउट ये बात तय है कि सम्मा बानो जो है वह पिछले लंबे समय से शिव के अंदर काम कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने काम किया और अपनी तैयारियां उनकी पूरी तरीके से है और छोटे मोटे कार्यक्रम हो वहां पर भी उनका आना जाना रहता है, पब्लिक के साथ में जुड़ाव रहता है और साथ ही साथ वहां सेवा से प्रधान भी है। कांग्रेस की बात हो गई। बीजेपी में देखिए खुमान सिंह सोडा का नाम आ रहा है, स्वरूप सिंह खारा, जालम सिंह रावलोत और इसके अलावा भी कई और राजेंद्र सिंह भियाड़, ये नाम तो अभी प्रमुखता से देखे जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मानवेंद्र सिंह पासा जो हैं वो कांग्रेस से आए, बीजेपी ज्वाइन कर ले और चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें बीजेपी का क्या लगता है, बीजेपी किस प्रकार से किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी और फिर कितनी, अगर देखिए 4 नाम है तो निश्चित रूप से बगावत जैसी स्थितियां भी होगी, हो सकता है बगावत खुले रूप से नहीं करें तो अंदरूनी रूप से भी बगावत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बीजेपी के लिए भी शिव में मुश्किलें हैं?
बिल्कुल, सीयू में इस बार के जो चुनाव होंगे वो पिछली बार की तर्ज पे ही होने वाले, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपने उदाराम का नाम लिया। उदाराम अपने आप में बड़ा चेहरा है और अगर दलित वोट बैंक कहें तो उनके ऊपर उनका बहुत ही, पूरे जिले के कम से कम मैं आप बात करूं तो 4 विधानसभाओं के अंदर उनका वो प्रभाव रहता है। ऐसे में उदाराम का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से, आपने भी कहा, हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहना है कि मैं सीयू से नहीं लड़ूंगा इस बार। और उनका जो अभी का नजरिया है वो चौहटन के ऊपर उन्होंने सेट कर रखा है कि शायद अगर बीजेपी और कांग्रेस कोई भी उन्हें आगे से बुला ले और उनको टिकट दे दे तो वो चौहटन से प्रत्याशी बन सकते हैं, ऐसा उनका मानना है, सोच सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो आपने जो कहा, प्रधान प्रतिनिधि, वो जो तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए अपने आप में पूरी तरीके से माइंडली सेट हो रहे हैं। क्या प्रधान प्रतिनिधि जो चंद्र प्रकाश जानी है वो निर्दलीय अगर लड़े, या फिर ऐसे बातें भी राजनीतिक गलियारों में है कि वो इस बार आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उससे चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कई लोग कयास लगा रहे हैं। हालांकि कितनी सच्चाई है ये वो जाने और उनकी पार्टी जाने, लेकिन क्या लगता है, निर्दलीय भारी पड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से लड़ते हैं? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको कि कोई भी व्यक्ति अपना निर्दलीय वर्चस्व कायम सीयू या अपने बाड़मेर की राजनीति में बहुत कम कर पाता है। मैं अगर अपन बात करें बैक में जाए 2014 के लोकसभा चुनाव में, जहां जसवंत सिंह जैसा व्यक्ति यहां पर चुनाव लॉस कर चुका है, तो निर्दलीय आकर के वो मैदान में जीत जाए ये बहुत ही कठिन है। लेकिन हाँ, अगर चंद्र प्रकाश जानी यहाँ से आरएलपी, आपने कहा आरएलपी से अगर चुनाव लड़ते हैं और एक बीच में जो मैंने आपको कहा कि उदाराम और ये इनका एक कोई गठजोड़ बन जाता है, तो संभव मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारी कैंडिडेट बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वोटों की राजनीति है उसमें अगर कहीं न कहीं अमीन खां और इनके बीच में कहीं दूरियां हो गई तो वोट है वो बिखर जाएंगे। ऐसे में सामने वाले कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका ये है कि हालांकि ये चर्चाओं में इन दिनों है कि सीयू से रविंदर सिंह भाटी, जो कि छात्र संघ के पूर्व जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, इस बार उन्होंने वहां पर एसएफआई के कैंडिडेट को सपोर्ट कर करके और जिता दिया। तो इनका जो चेहरा है आज की तारीख में, और जनता का जो हालांकि अपन सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, उनकी जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है, जनता के जिस तरीके के कमेंट आते हैं, उससे वो भी हो सकता है कि वो इस बार चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वह अगर किसी पार्टी में से टिकट नहीं मिलती है तो वो मैदान में नहीं आएंगे, वो पार्टी से प्रयास करेंगे। और आपने कहा मानवेंद्र सिंह का, तो मानवेंद्र सिंह का पिछले लंबे समय से इस बात की चर्चाएं चलती रहती है कि वो आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आज ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मानवेंद्र सिंह को मैं भी काफी लंबे समय से जान रहा हूं। मानवेंद्र सिंह अपनी रणनीति अपने अलावा किसी के सामने नहीं रखते हैं, और वो किस समय क्या कदम उठाएंगे किसी को मालूम नहीं होता है। तो हालांकि कयास अपन लगा सकते हैं, ये सारे कयास है, लेकिन मानवेंद्र सिंह का डिसीजन खुद का होता है। वो डिसीजन कब लेते हैं, क्या लेते हैं, ये अपने जो काम करने उनके साथ के जो लोग होते हैं उनके बीच में आना। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं वो आने वाला समय जरूर अपने सब की स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। सीयू की अपन ने बात कर ली, कांग्रेस की, निर्दलीय की, और बीजेपी की भी बात कर ली। अगर इसके बाद अपन सीधे सीधे सीयू से दूसरी तरफ चले जाएं, शिवाना की तरफ जाएं, शिवाना में फिलहाल जो है वो बीजेपी के विधायक है हमीर सिंह भायल। इस बार जो है शिवाना में काफी टक्कर होने वाली है। मैं टक्कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को दावेदार मानते हैं और वो दावे भी कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी। जैसे सोहन सिंह भायल हैं, जो उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं हमीर सिंह भायल से, वो हैं। और अगर कांग्रेस में बात करें तो पंकज प्रताप सिंह हैं, बीजेपी से एक डीएसपी जो रिटायर्ड हैं देवासी जी, वो भी हैं। कांग्रेस से सुनील परिहार जी हैं। इसके अलावा कई सारे नाम सिवाना से उभर कर सामने आ रहे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो सिवाना का क्या लगता है, क्योंकि सिवाना में लगातार 2 बार से बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या इस बार पासा पलटेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिवाना में लगातार तीसरी बार बीजेपी से चुनाव जीते हैं। पहले कान सिंह जी रहे और उसके बाद में 2 बार से लगातार हमीर सिंह भायल रहे। इस बार का जो चुनाव था वह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि इस बार की टक्कर थी वो त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में थी। उसमें बहुत ही माइनर मार्जिन के अंदर हमीर सिंह जीते हैं। उसके बाद में लगातार वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जहां तक बीजेपी की अगर टिकट की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि हालांकि दौड़ में कई लोग हैं, लेकिन टिकट हमीर सिंह की कट जाए ये संभव नहीं है।
दूसरी बात, हालांकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये अपन ने पहले शुरुआत में कहा, इसलिए इसी चीज को कोई अदरवाइज नहीं ले। दूसरा सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की अगर टिकट की बात करें तो जो आपने सुनील परिहार का नाम लिया है, मुझे भी जहां तक लगता है कई तरीके की सर्वे भी आती है, इस तरीके की जो नामों की चर्चा जो है वो आम पब्लिक के अंदर भी है, तो ऐसे में सिवाना का कांग्रेस प्रत्याशी बदला जा सकता है और वह अशोक गहलोत की पसंद का कोई चेहरा यहां पर आ सकता है। उसमें कोई भी हो सकता है, सुनील परिहार भी हो सकते हैं और कोई और व्यक्ति भी हो सकता अच्छा, है। लेकिन सिवाना में प्रेमदान जी, ये बात है कि आरएलपी का इस बार काफी दबदबा होगा, क्योंकि सत्ताराम देवासी जो हैं सिवाना से आरएलपी के नेता हैं और काफी उन्होंने प्रदर्शन में कई सारी ऐसी चीजें देखी है। तो क्या सत्ताराम देवासी अगर आरएलपी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं होगी? देखिए, देवासी समाज की अगर अपन वोटों की बात करें और सत्ताराम देवासी लगातार संघर्ष रहते हैं। पब्लिक अगर अपन मोटा मोटी बात करें, पिछले चुनावों में पहली बार राजस्थान में इस तरीके का हुआ कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थितियां बनी, लेकिन जो भी जीतना था वो अपने को लग रहा था उसी हिसाब से। तो ऐसे में आरएलपी इस बार जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल मेहनत कर रहे हैं और अगर किसी से गठजोड़ नहीं हुआ तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि कईयों के समीकरण बिगाड़ने वाले हैं, कईयों के सर से ताज उतारने वाले हैं। ये बात बिल्कुल साफ है। अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो वो हराने की स्थिति में आज की तारीख में राजस्थान की कई सीटों ऐसी है जिनके ऊपर वो कर सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल सत्ताराम देवासी है वो अपने आप में प्रबल स्थिति में आ सकते हैं कि उनके बिना, क्योंकि आरएलपी, मैं सत्ताराम देवासी भी नाम नहीं लूंगा, आरएलपी जो वहां पर मेहनत कर रही है, वहां के साथ में अन्य जगहों पे जहां जहां मेहनत कर रही है, हनुमान बेनीवाल लगातार संपर्क में है और उनका जो फोकस है वो बाड़मेर जिले के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन होगा क्या ये तो राजनीति में, क्योंकि भविष्य के गर्भ में गर्भ में। बिल्कुल। तो आज हमने बाड़मेर की 2 विधानसभाओं पर चर्चा की है, अगले पार्ट में 2 और विधानसभाओं पर चर्चा होगी और उसके साथ ही हम लगातार, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हैं राजस्थान में अगले साल होने वाले हैं और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही हैं, तो ऐसे में आज हमने बाड़मेर की 2 विधानसभाओं पर चर्चा करने की कोशिश की। हालांकि कई सारे कयास जो है मार्केट में, अलग अलग बातें, चुनावी गलियारों में जो बातें आ रही है वो हमने हमारे दर्शकों तक बताने की कोशिश की है। तो अगले 2 और नए विधानसभाओं के चुनावी चर्चाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।